नमस्कार दोस्तों, डेफोडिल कोचिंग क्लासेस के इस समसामयिकी के विशेष एपिसोड में एक बार पुनः मैं सतवीर सिंह सिसोदिया आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की इस दैनिक समसामयिकी के अंतर्गत जो राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर घटनाएं घटित हुई है, चाहे वो प्रशासनिक निर्णय हो या न्यायिक निर्णय हो या किसी प्रकार की नियुक्ति या फिर विज्ञान या प्रौद्योगिकी से संबंधित शब्दावली जो विभिन्न प्रकार के कंपटीशन के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हो सकती है, उनसे रिगार्डिंग हम समीक्षा करने वाले हैं। तो आज के इस विशेष एपिसोड में सबसे पहले हम एक इम्पोर्टेंट एपिसोड जो बहुत ज़्यादा पॉपुलर है और भारत के आध्यात्मिक क्षेत्र में भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। एपिसोड का नाम है रामायण। ये जो रामायण एपिसोड है, ये दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा देखा जाने वाला एपिसोड बन चुका है आज के दिन। इसे पूरी दुनिया के अंदर 7.7 करोड़ इसके व्यूअर्स हैं, या 7.7 करोड़ 70 लाख लोगों ने इसको अभी तक देख लिया है। तो ये टेलीविजन की दुनिया में सबसे महत्वपूर्ण एपिसोड है। व्यूअर्स के दृष्टिकोण से देखें तो इसके अंतर्गत एक रिकॉर्ड जुड़ा है 7.7 करोड़ दर्शकों के साथ विश्व का सबसे बड़ा एपिसोड। तो भारत का यह आध्यात्मिक एपिसोड अपने अंतरराष्ट्रीय रिकॉर्ड या रैंकिंग स्थापित कर चुका है और जिसका नाम है रामायण। समसामयिकी का दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु है चकमा व हाजोंग जनजाति। दूसरे बिंदु के अंतर्गत हम चर्चा करेंगे चकमा व हाजोंग जनजाति। ये चकमा व हाजोंग जनजाति है, वो अरुणाचल प्रदेश में निवास करती है। इसका निवास क्षेत्र है वो अरुणाचल प्रदेश है। यद्यपि अगर हम इसकी उत्पत्ति या हम इसके आवास से संबंधित बात करें तो 1960 के आसपास ये बांग्लादेश से भारत की तरफ ट्रांसफर हुई थी। बांग्लादेश में एक नदी है जिस पर पनपाती नाम का एक पुल बना हुआ है। 1960 के अंदर कर्णफुली नदी के जलमग्न होने से नदी पर जो पुल बना हुआ है वो पुल पूर्णतः डूब गया था, और जिस वजह से चकमा जनजाति के लोग हैं जिन्होंने भारत की तरफ अपना ट्रांसफर, अपना मूवमेंट किया और वो वर्तमान में भारत में स्थायी रूप से बस चुके हैं। इसी तरीके से हाजोंग जनजाति है, तो चकमा जनजाति है उसका संबंध है बौद्ध धर्म से, और हाजोंग जनजाति है ये मूलतः हिंदू धर्म से संबंधित है। तो इस ज्योग्राफिकल रीजन के साथ साथ एक सांप्रदायिक या धार्मिक कारण भी हो सकता है कि इस जनजाति ने बांग्लादेश को छोड़ के और भारत में शरण ली है, क्योंकि चाहे वो बौद्ध धर्म से संबंधित हो या हिंदू धर्म से संबंधित हो, ये दोनों ही समुदाय बांग्लादेश में अल्पसंख्यक होते हैं। और अल्पसंख्यक समुदायों के साथ यद्यपि ये डिक्लेयर तो नहीं है बांग्लादेश, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि बांग्लादेश में इस्लाम समुदाय को ज्यादा महत्व दिया जाता है। ये दोनों अल्पसंख्यक होने के कारण इनके साथ दोहरा व्यवहार किया जाता है, और जिस वजह से इन लोगों ने भारत की तरफ स्थायी प्रवास बनाने के बारे में उपयुक्त समझा और ये लोग 1960 में भारत में आ गए। अब इनसे संबंधित जो आज का समसामयिक विवाद है वो ये है कि चकमा और हाजोंग दोनों जनजाति हैं, ये वर्तमान में अरुणाचल प्रदेश में रहती है, और सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप के कारण इन जनजातियों को भारत की स्थायी सदस्यता मिल गई है या नागरिकता भी मिल गई है। लेकिन ये कोरोना महामारी का जो वैश्विक संकट चल रहा है, इस दौरान इस जनजाति पर भी अपनी आजीविका कमाने से संबंधित संकट उत्पन्न हो गया, और अभी एक एनजीओ है जिस एनजीओ ने भारत सरकार से ये रिक्वेस्ट की है कि इस चकमा व हाजोंग जनजाति के लोगों को सहायता दी जाए, क्योंकि वहां का स्थानीय प्रशासन है इन दोनों ही जनजातियों को एक तरीके से दोगलापन व्यवहार किया जाता है, क्योंकि ये लोग बाहरी हैं। यद्यपि इनको नागरिकता जरूर मिल गई, लेकिन वहां के स्थानीय समुदायों के द्वारा इनको स्वीकार नहीं किया गया है। तो इन लोगों को जीविका चलाने के लिए जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं, उन आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए
एक एनजीओ है और इस एनजीओ ने केंद्र सरकार से रिक्वेस्ट की है कि वो हस्तक्षेप करे, जिससे वहां की राज्य सरकार है इस जनजाति को भी महत्व देना प्रारंभ करे। तो चकमा और हजोंग जनजाति से संबंधित विवाद है, ये अरुणाचल प्रदेश के राज्य से संबंधित है। इसी क्रम में जो तीसरा महत्वपूर्ण बिंदु है वो तीसरा महत्वपूर्ण बिंदु है वो है यस नामक कार्यक्रम। अब यस नामक कार्यक्रम है, इसका प्रणेता विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय है। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने यह कार्यक्रम शुरू किया है। यह कार्यक्रम भी कोविड-19 के संकट को ध्यान में रखते हुए किया गया है। यद्यपि अगर हम इसके शब्द की समीक्षा करें तो इसकी स्पेलिंग YAS है, जबकि YES ये जो कार्य यस स्पेल आउट है उसका अंग्रेजी में कोई दूसरा वर्जन आता है। इसकी फुल फॉर्म है ईयर ऑफ अवेयरनेस ऑन साइंस एंड हेल्थ। विज्ञान एवं स्वास्थ्य से संबंधित जागरूकता का वर्ष, इसकी फुल फॉर्म है ईयर ऑफ अवेयरनेस ऑन साइंस एंड हेल्थ। तो ये कार्यक्रम विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा कोविड-19 से संबंधित है, या हम ये कह सकते हैं कि जो वैश्विक महामारी फैली है उसमें सबसे बड़ा चैलेंज जो स्वास्थ्य के क्षेत्र में आया है, तो उससे संबंधित जागरूकता उत्पन्न करने के लिए यह कार्यक्रम शुरू किया गया है और इस कार्यक्रम का नाम है YAS। यद्यपि इसको हिंदी रोमन के अलावा देवनागरी लिपि के अंदर भी लिखा जा सकता है, लेकिन इसका मौलिक प्रश्न जो है या मौलिक स्वरूप है वो इसका YAS जो अंग्रेजी भाषा के अंदर प्रिंटेड है या अंग्रेजी भाषा के अंदर मुद्रित होता है। इसके अतिरिक्त अगर हम अगले बिंदु की चर्चा करें आज के लिए, तो चौथा जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो है वो है ब्लैक राइस। अब ब्लैक राइस जैसा कि नाम से स्पष्ट है, ब्लैक मतलब काला, राइस मतलब चावल। ये उत्पाद है एक मणिपुर स्टेट से, मणिपुर का उत्पाद है जिसे हाल ही के अंदर भौगोलिक संकेतक या जियोग्राफिकल इंडेक्स मिला है, ब्लैक राइस। तो इसे भौगोलिक संकेतक मिला हुआ है, जियोग्राफिकल इंडेक्स मिला हुआ है और इस ब्लैक राइस की दो मुख्य विशेषताएं हैं। इसकी पहली विशेषता यह है कि जितने भी प्रकार के चावल के प्रोडक्ट हैं, जितने भी प्रकार के चावल के उत्पाद हैं, चाहे वो भूरा चावल हो, चाहे वो सफेद चावल हो, उन सभी चावल की किस्मों में ये सबसे ज्यादा भारी होता है या वजन के अंदर ये सबसे ज्यादा क्या इसमें वजनदार होता है। तो इसकी पहली विशेषता जो है वो सभी चावल की किस्मों में भारी होता है या वजनदार होता है। और दूसरा इसका जो उपनाम है उसे चक हाओ भी कहा जाता है। अब हो सकता है कि यह प्रश्न इस रूप में भी पूछ लिया जाए कि हाल ही के अंदर मणिपुर के किस उत्पाद को जियोग्राफिकल इंडेक्स मिला है या भौगोलिक संकेत मिला हुआ है, तो उस दौरान यहाँ ब्लैक राइस नाम न देके अगर इसको चक हाओ नाम दिया जाए तो वो भी उत्तर सही माना जाएगा, क्योंकि वहां की स्थानीय भाषा के अंदर इसको ब्लैक राइस न कहकर चक हाओ के नाम से जाना जाता है। तो इनकी दो प्रमुख विशेषता ये है कि सभी चावल की किस्मों में ये क्या है, भारी माना जाता है, सबसे वजनदार होता है और उपनाम इसका क्या है, चक हाओ है। इसके साथ ही एक अलग उत्पाद और है जो गोरखपुर से संबंधित है, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से, और गोरखपुर का टेरिकोटा है। गोरखपुर का टेरिकोटा है, उसे भी इसके साथ साथ जियोग्राफिकल इंडेक्स मिला है। नवीनतम ये दोनों उत्पाद है भारत के संदर्भ में राष्ट्रीय स्तर पर। तो एक तो गोरखपुर का टेरिकोटा है और दूसरा जो है वो ब्लैक राइस है जिसका संबंध मणिपुर राज्य से। तो इसी प्रकार इस समसामयिकी के एपिसोड में अगर हम अगले बिंदु के बारे में चर्चा करें तो एक प्रसिद्ध पर्सनालिटी है, व्यक्तित्व है TN मूर्ति।
जिन्हें यूएनओ संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत का स्थायी प्रतिनिधि नियुक्त किया गया है। संयुक्त राष्ट्र संघ 1945 में स्थापित एक वैश्विक संस्था है, जिसके अंतर्गत अभी वर्तमान में 193 सदस्य राष्ट्र हैं। इसका विभाजन 6 भागों में किया गया है, जिसके अंतर्गत महासभा, सुरक्षा परिषद, सचिवालय, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, न्यास परिषद और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय आते हैं। तो ये जो 193 स्थायी सदस्य हैं, ये अपने प्रतिनिधि भेजते हैं, और उसी क्रम में भारत ने जो अपना प्रतिनिधि है वो टीएन मूर्ति को नामित किया है। इससे पहले सैयद अकबरुद्दीन नामक आईएफएस इंडियन फॉरेन सर्विस के कर्मचारी या हम कह सकते हैं कि कार्मिक, वो भारत में इसके स्थायी प्रतिनिधि थे। और उससे पहले हरदीप सिंह पुरी, जो वर्तमान में भारत के शहरी विकास मंत्री है, उन्होंने भी इस पद को नवाजा है। हाल ही में भारत ने टीएन मूर्ति को यूएनओ में अपना स्थायी प्रतिनिधि नियुक्त किया गया। तो जब कभी भी किसी विषय पर वोटिंग से संबंधित अगर कोई इश्यू हो या फिर सामान्य अगर कोई चर्चा करनी हो, तो भारत की तरफ से ये टीएन मूर्ति नामक व्यक्ति जो हैं वो भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे और अपने विचार व्यक्त करेंगे। तो ये ब्यूरोक्रेट हैं, इनमें किसी भी प्रकार के जन प्रतिनिधित्व को नामित नहीं किया जाता है। ब्यूरोक्रेट है जो आईएफएस इंडियन फॉरेन सर्विस से संबंधित है। इसी क्रम में अगर हम अगले मुख्य महत्वपूर्ण बिंदु की चर्चा करें तो वो है दीनदयाल समितियां। अब दीनदयाल समितियां हैं, ये मध्य प्रदेश राज्य द्वारा स्थापित की गई है। और मध्य प्रदेश राज्य ने लोगों तक अपनी जो सरकारी योजनाएं हैं उन योजनाओं की पहुंच सुनिश्चित करने के लिए कि सारे लोगों को, मध्य प्रदेश के वासियों को जो सरकारी योजनाएं मध्य प्रदेश में संचालित की जाती हैं, चाहे वो कोरोना संक्रमण को मद्देनजर रखते हुए चलाई जा रही हो या फिर अन्य किसी भी प्रकार की कल्याणकारी कार्यों के लिए संचालित की जाने वाली जो योजनाएं हैं, उन योजनाओं की पहुंच वास्तव में सुनिश्चित की जा रही है या नहीं की जा रही है, वहां के स्थानीय निवासियों को इसका बेनिफिट मिलता है या नहीं मिलता है, इन सारी चीजों की समीक्षा करने के लिए और साथ साथ इसके जितने भी पात्र लोग हैं उनको अपनी सरकारी योजनाओं का बेनिफिट पहुंचाने के लिए ये जो समितियां विकसित की है, उन समितियों का नाम है दीनदयाल समितियां। दीनदयाल उपाध्याय भारतीय जनता पार्टी के फाउंडर या हम कह सकते हैं संस्थापकों में से एक महत्वपूर्ण नाम आता है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी के साथ साथ बीजेपी के लोग इनको इस विचार या थॉट्स के प्रणेता भी मानते हैं। यद्यपि दीनदयाल उपाध्याय का जो युग था उस दौरान भारतीय जनता पार्टी नाम से ये दल रजिस्टर्ड नहीं था, उस दौरान जनसंघ नाम से इसे जाना जाता था। तो वो भारतीय जनता पार्टी के लिए ये बहुत ज्यादा सम्मानित है। और इसी क्रम में हम कह सकते हैं कि लॉकडाउन के 2000 दिन पहले ही मध्य प्रदेश में सत्ता परिवर्तन हुआ था और किस तरीके से कांग्रेस की जो कमलनाथ की सरकार थी उस सरकार की विदाई हुई और वहां मध्य प्रदेश के नवीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शपथ ली थी। हाल ही में उन्होंने मंत्री परिषद का भी विस्तार कर लिया है। तो उन्होंने मंत्रिमंडल की बैठक में इस प्रकार की समितियों की घोषणा की है। तो प्रश्न इस तरीके से पूछा जा सकता है कि दीनदयाल समितियों की स्थापना करने वाला राज्य कौन सा है? जनरल सा है कि सीधा सा उत्तर उसका मध्य प्रदेश होगा। हाल ही में मध्य प्रदेश ने सरकारी सेवाओं की पहुंच सुनिश्चित करने के लिए कौन सी समितियों की स्थापना की है? तो उस दौरान भी दीनदयाल समितियां उत्तर होगा। इसके अतिरिक्त एक प्रश्न अगर हम ये कहें कथन में निष्कर्ष में पूछा जा सकता है कि निम्न में से दीनदयाल समितियों का उद्देश्य है या नहीं है? तो इस संदर्भ में भी सीधा सा है कि मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा अपने स्थानीय निवासियों को जो सरकार के द्वारा योजनाएं संचालित की जा रही है उनकी पहुंच सुनिश्चित करने के लिए और साथ साथ उनके बेनिफिट्स हैं वो सरकार के द्वारा जनता के बीच जो पहुंच रहे हैं या नहीं रहे उन कार्यों की समीक्षा करने के लिए दीनदयाल समितियों की स्थापना की गई है। और आज के इस स्पेशल एपिसोड का अंतिम जो बिंदु है वो है प्रगति। ये जो प्रकृति नाम का एक डैशबोर्ड है और ये वेब आधारित डैशबोर्ड है। भारत सरकार के द्वारा इसकी स्थापना की गई है और ये डैशबोर्ड जो है वो कोविड-19 या कोरोना संक्रमण से संबंधित 3 सप्ताह तक भविष्यवाणी करने का कार्य करेगा।
मतलब किस किस जिले को रेड जोन में डिक्लेयर किया गया है, कौन सा ऑरेंज जोन से संबंधित है, उनमें लॉकडाउन की क्या स्थितियां हैं, इस प्रकार की ये जो सारी चीजें हैं कोरोना से संबंधित अपडेट्स जो है वो प्रकृति नामक इस डैशबोर्ड के द्वारा फोरकास्ट किए जाएंगे, उनकी भविष्यवाणी की जाएगी। तो ये एक डैशबोर्ड जो है वो भारत सरकार के द्वारा स्थापित किया गया है और इसमें हम ये कह सकते हैं कि कई सारे मंत्रालयों का समायोजन किया गया है, कई सारे मंत्रालय मिलके और उनसे संबंधित जो सूचनाएं हैं उनको सामान्य जनता तक इसकी फोरकास्टिंग करने से संबंधित कार्य करेंगे। तो आज की इस समसामयिक विषय के अंदर विशेष रूप से 7 पॉइंट हैं या 7 बिंदु है जो अलग अलग क्षेत्रों से रिलेटेड है। रामायण एपिसोड जो है वो विश्व का सबसे ज्यादा देखा जाने वाला एपिसोड, तो वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गया है इसका। चकमा जोंग जनजाति ये नेशनल व स्थानीय दोनों दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, अरुणाचल प्रदेश से संबंधित है। यद्यपि ये जो जनजाति है वो 1960 के बाद में बांग्लादेश से भारत की तरफ ट्रांसफर हुई थी और अभी वर्तमान में भारत में इनको स्थायी रूप से नागरिकता मिल चुकी है। यद्यपि वो नागरिकता है वो सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप से मिली थी, परंतु इतना सब कुछ होने के बावजूद भी स्थानीय वहां के जो लोग हैं अरुणाचल प्रदेश के निवासी है उनके द्वारा इस जनजाति के साथ एक विशेष प्रकार का व्यवहार किया जाता है और इसी कारण ये जो चकमा जोंग जनजाति है इनके सामने वर्तमान में ये जो कोविड-19 का संकट आया है इसकी वजह से इनमें आजीविका का संकट उत्पन्न हो गया है, जिस कारण वहां के एक एनजीओ ने और केंद्र सरकार से हस्तक्षेप की मांग की है कि प्रधानमंत्री जी खुद आगे आए और इस जनजाति के लोगों को जो मूल उनकी आजीविका या जीवन यापन के लिए जो वस्तुएं या चाहिए उन वस्तुओं की सप्लाई करे। उसके अतिरिक्त अगर हम यस कार्यक्रम की बात करें तो ये कार्यक्रम विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने शुरू किया है। इस कार्यक्रम का पूरा नाम जो है वो ईयर ऑफ अवेयरनेस ऑन साइंस एंड हेल्थ है, जो अभी आगामी समय के अंदर जो वर्ष 2020 विशेष रूप से इसका लक्ष्य 2020 तक ही रखा गया है। 2020 में स्वास्थ्य और ये विज्ञान से संबंधित अपडेट्स हैं वो भारतीय जनता को उपलब्ध होंगे। ब्लैक राइस, अब ब्लैक राइस एक प्रजाति का नाम है, काला चावल चावल की एक किस्म होती है जो मणिपुर का उत्पाद है और उसे अभी हाल ही के अंदर जियोग्राफिकल इंडेक्स मिला है, जीआई टैग मिला है। इसको जियोग्राफिकल इंडेक्स कंप्लीट में पूछ के जीआई टैग के नाम से पूछा जा सकता है कि हाल ही में किस उत्पाद को जीआई टैग दिया गया है। इसके साथ साथ है वो गोरखपुर के टेरिकोटा है, उसको भी ब्लैक राइस के साथ साथ ही जीआई इंडेक्स दिया गया है, जीआई टैग दिया गया है। टीएन मूर्ति जो यूएनओ में भारत के स्थायी प्रतिनिधि है। दीनदयाल स्मृतियां मध्य प्रदेश राज्य से संबंधित है, राज्य सरकार ने अपने स्तर पर इन समितियों की स्थापना की है और ये जो समितियां हैं इनके अंतर्गत कई सारे ब्यूरोक्रेट्स और ब्यूरोक्रेट के साथ साथ मंत्री परिषद के सदस्य नियुक्त किए जाएंगे। यद्यपि इसमें मंत्री परिषद के सदस्य हैं वो सदस्य के तौर पर काम न करके अध्यक्ष के तौर पर काम करेंगे और ये लोग इस कार्यों की समीक्षा करेंगे कि ये जो समितियां हैं मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा जो राज्य के नागरिकों को कोविड-19 के चलते या फिर बाकी किसी भी सेक्टर में कल्याणकारी योजनाएं जो प्रारंभ कर रखी है उनका बेनिफिट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, अगर मिल नहीं रहा है तो उसके पीछे क्या कारण, मिल रहा है तो उसमें किस प्रकार की खामी है, इन सारे कार्यों की समीक्षा दीनदयाल समितियों के द्वारा की जाएगी। और इसके अतिरिक्त प्रकृति नाम का एक वेब आधारित डैशबोर्ड है। इस यस कार्यक्रम के साथ साथ हम एक चीज और भी ऐड कर सकते हैं जो कोविड-19 से रिलेटेड है और जिस तरीके से ये स्वास्थ्य के क्षेत्र में किया गया प्रयास है वैसा ही एक कार्यक्रम और है जिसको हम कह सकते हैं आयु रक्षा कार्यक्रम। अब ये आयु रक्षा कार्यक्रम है, ये भी स्वास्थ्य के क्षेत्र में प्रारंभ किया गया कार्यक्रम है जिसमें विशेष कर पात्र जो माना गया है वो दिल्ली पुलिस के कर्मचारियों को माना गया है। और दिल्ली पुलिस के जो कर्मचारी जो फ्रंट लाइन वर्कर हैं या कोरोना संकट के चलते जो एकदम आगे रह के इस लॉकडाउन के अंतर्गत जो कोरोना वॉरियर्स के रूप में प्रसिद्ध हैं या कोरोना वॉरियर्स के रूप में अपनी भूमिका निभा रहे हैं, तो ये दिल्ली पुलिस के वर्कर्स हैं, उनको आयुर्वेद में एक आयुर्वेदिक विधि के अंतर्गत निर्मित काढ़ा पिलाया जाता है जिससे उनका इम्यूनिटी पावर या हम ये कह सकते हैं कि रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है वो ठीक बनी रहे। क्योंकि ये विभिन्न शोधों से क्लियर हो चुका है कि ये जो कोरोना जैसा संक्रमण है, यद्यपि इसकी कोई वैक्सीन तो है नहीं, लेकिन अगर किसी व्यक्ति की रोग प्रतिरोधक क्षमता ठीक है या उचित श्रेणी की है तो वो इस वैक्सीन इस संक्रमण से लड़ सकता है। तो ऐसा ये कार्यक्रम आयु रक्षा कार्यक्रम आयुर्वेद के सिद्धांतों पर आधारित विकसित किया गया है जिसके जो पात्र हैं वो विशेषकर दिल्ली पुलिस के कार्मिक माने गए हैं। तो आज के इस समसामयिक एपिसोड के अंदर ये महत्वपूर्ण जो 7 घटनाएं हैं
अगली क्लास के अंदर हम एक नवीन बिंदु के साथ आपके सामने उपस्थित होंगे। कोरोना संक्रमण के चलते अपना और अपनों का ख्याल रखें, लॉकडाउन के नियमों का पालन करें। अगर हमारा YouTube चैनल आपको पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें और टिप्पणी कमेंट बॉक्स में जरूर दें। बहुत बहुत धन्यवाद।